हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 15 अक्टूबर 2020। एक्सप्लेन पेज पे दो आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। पहला ये, जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने ट्रायल्स क्यों रोके, इनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है उससे क्या लेना देना है वो अपन समझेंगे। और साथ में एक एंटीबॉडी, एक्सटर्नल एंटीबॉडी देने की जो बात की जा रही है यूएसए में, कि जो वैक्सीन आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई एक्सटर्नल वैक्सीनेशन या फिर जो मेडिसिन्स हैं उनका एक कपल तैयार किया जा रहा है, ग्रुप तैयार किया जा रहा है। वो डिटेल जानेंगे यहाँ पर कि कोविड-19 को फाइट कैसे किया जाएगा आने वाले टाइम पे। ये आर्टिकल इतना काम का है नहीं। 5G के लिए बात की जा रही तो यहाँ पर एक लाइन आती है जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इंडिया में अभी 1 साल और लगेगा 5G नेटवर्क को डेवलप होने में। तो इंडिया के लिए आईफोन में चाहे कितना एडवांसमेंट आए, कोई से भी कुछ आए, 1 साल तक कोई रेलेवेंस नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है अपने लिए। फिर ये बात आती है कि जो वन हॉर्न राइनोसिरस हैं, ग्रेट राइनोसिरस जो राइनोज होते हैं, उनकी पोचिंग के अलावा भी जो नेचुरल डेथ होती है तो उसमें किस तरीके से क्लूज लगाए जा सकते हैं उनके डंग की स्टडी करके। ठीक है, क्या हेल्थ कंसर्न्स है जिनकी वजह से नेचुरल डेथ्स ज़्यादा हो रही है। तो विदाउट एनी डिले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन की। जॉनसन एंड जॉनसन की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है जेनसेन फार्मास्यूटिका। उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी जो वैक्सीन तैयार की थी उसके ह्यूमन ट्रायल्स को रोक दिया। और ह्यूमन ट्रायल्स को इस तरीके से रोका है जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड का जो एस्ट्राजेनेका करके वैक्सीन था उसको सितंबर में जिसकी ट्रायल्स रोक दी गई थी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो रोका गया है, स्टॉप किया गया है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है अभी तक ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि जो प्रॉब्लम आई है, इलनेस आई है, वो अभी अनएक्सप्लेन्ड है। वो जो पार्टिसिपेंट है, 60,000 पार्टिसिपेंट पे ये टेस्टिंग की जा रही थी थर्ड फेज़ की, तो ये क्लियर नहीं आया कि वैक्सीन की वजह से वो बीमार हुआ है या ऑलरेडी उसके बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से वो इलनेस आई है। जैसा कि ऑक्सफोर्ड वाला मैं आपको केस बता दूं कि ऑक्सफोर्ड में जब ऑक्सफोर्ड का ये जो ट्रायल चल रहा था ना एस्ट्राजेनेका, तो इसके ट्रायल के टाइम पे एक बंदे के इलनेस आ गई थी और उसके स्पाइनल कोड में इन्फ्लामेशन आ गई थी, स्वेलिंग आ गई थी। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर निकल के आ गया, तो उस टाइम पर ट्रायल्स को रोक दिया गया था। फिर बाद में पता किया गया कि भाई ये जो वैक्सीन दिया था ऑक्सफोर्ड वाला, इस वैक्सीन की वजह से वो इन्फ्लामेशन नहीं आया था, वो बंदा ऑलरेडी किसी और बीमारी से परेशान था जिसकी वजह से ये परेशानी हुई थी। तो अभी तक ये जॉनसन जॉनसन वाले में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वैक्सीन की वजह से इलनेस आई है या कोई और वजह है। ठीक है, तो इस वजह से एक बार टेम्परेरी हॉल्ट पे लगाया गया है कि नए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अब डोज ना दी जाए। अब देख लेते हैं अपन कि कॉमन क्या है इन दो ट्रायल्स में। तो ऑक्सफोर्ड वाला केस तो आपके समझ में आएगा कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस करके एक बीमारी आ गई उस बंदे में, जो एक पार्टिसिपेंट था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ गया था, बट पता पड़ा कि भाई वो तो वैक्सीन की वजह से नहीं, किसी और वजह से ही परेशान था। दूसरी तरफ ये जेनसेन वैक्सीन वाला जो केस है, सिस्टम है, ये जो है ये एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका कर रहा है। अब ये दोनों किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं वो देख लेते हैं। होता क्या है कि हमारी जो कॉमन कोल्ड होती है वो भी वायरल ही होता है, तो उससे जो वायरस पिक किया गया उसको बोला जाता है एडेनो वायरस। उस वायरस को मॉडिफाई करके, चेंज करके और फिर जेनेटिकली इंजीनियर करके फिर बाद में उसको एक इंजेक्शन या वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में। तो वो आप देखोगे जो कोविड-19 का जो मेन स्ट्रेन है SARS-CoV-2, ठीक है, उस वायरस की तरह अपनी बॉडी पर भी अपनी जो सेल है वहाँ पर स्पाइक प्रोटीन क्रिएट कर लेता है। तो ऐसे आप देखोगे कि जो कोरोना वायरस है उसको जस्ट इमिटेट कर लिया जाता है इस एडेनो वायरस के द्वारा। फिर बाद में इसका ट्रायल करा जाता है, फिर देखा जाता है कि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप किस तरीके से होती है। और इस इंजेक्शन को, वैक्सीन को देने के बाद में जब बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी तो फिर रियल में जब कोरोना वायरस का अटैक भी हो जाएगा तो उस केस में फाइट कर सकेगी हमारी बॉडी। ये तो हो गई देखो जेनसेन और ऑक्सफोर्ड वाला केस कि जिसमें इनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि भाई पोटेंशियल हार्म होने वाला है तो इन्होंने अपने ट्रायल रोक दिए। अब दूसरी तरफ आप देखो कि जो mRNA बेस्ड चाइना में ट्रायल चल रहे थे कुछ वैक्सीन्स के, जैसे कि मॉडर्ना का वैक्सीन और प्फिजर का वैक्सीन, इन्होंने इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 के वायरस को इंजेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे सीरियस एडवर्स इवेंट भी देखे गए, तो उनके होने के बावजूद भी चाइना में तो रोका नहीं गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सफोर्ड ने और जॉनसन एंड जॉनसन ने एक रिलायबिलिटी का काम किया है कि थोड़ा बहुत भी अगर रिस्क का केस लगा तो उन्होंने अपने आप को रोक दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि वाकई में ये चीज़
कितनी अच्छी है कि ये कंपनियां रिलायबल या फिर एक रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव कर रही हैं। फिर बात आती है कि यह जेंसन का या जॉनसन वाला जो केस है वो और ऑक्सफोर्ड का एक जैसे कोई पैटर्न शो करता है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसके बेसिस पे कोई पैटर्न डिक्लेयर किया जाए कि भाई जो एडेनो वायरस बेस्ड जितनी भी काम किए जा रहे हैं, जिनमें दो काम यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड वाला, एक जेंसन वैक्सीन वाला, ठीक है, तो दोनों में कोई पैटर्न निकल के नहीं आता। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एडेनो जो प्लेटफॉर्म है, एडेनो वायरस वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये कुछ नया है। जब एचआईवी के लिए ट्रायल्स किए जा रहे थे, एचआईवी के लिए जो वैक्सीन्स थे वो भी एडेनो वायरस बेस्ड ही थे। तो इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म पे तो हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि इन्होंने जो बेस लिया है दैट इज क्वेश्चनेबल, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि अभी बस थोड़ा टाइम और देखने की ज़रूरत है कि ये वाकई में जो इफेक्ट आ रहे हैं या इलनेस जो आई है पार्टिसिपेंट्स में वो वजह क्या आई है, वो देखने वाली बात है। फिर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि क्या इंडिया को वरी करने की ज़रूरत है। देखो, इंडिया में अभी तक जॉनसन का इतना कुछ काम हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है, 3 अपने खुद के इंडिविजुअल जो केसेज हैं, 3 वैक्सीन कैंडिडेट हैं इंडिया में जिनकी ट्रायल चल रही है, जिनमें ऑक्सफोर्ड का ये एस्ट्राजेनेका है, ये भी चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सफोर्ड का जो एस्ट्राजेनेका है उसके ट्रायल्स को सितंबर में रोक दिया गया था, बट 12 सितंबर को रिज्यूम कर दिया गया। रीज़न बीइंग कि बाद में पता पड़ा कि वो जो इन्फ्लामेशन आया था स्पाइनल कॉर्ड में वो इस वैक्सीन की वजह से नहीं आया। तो आज देखोगे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जापान, यहाँ पर भी इसके ट्रायल्स कंटिन्यू हैं। और इंडिया में भी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट, कौन सा, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर के फिर इंडिया में भी अभी ये रिज्यूम हो चुका है और इस कैंडिडेट का ट्रायल चल रहा है। तो इंडिया में ये है। तो जॉनसन का आप केस देखोगे तो वो यही है कि भाई बेस तो उसी प्लेटफॉर्म पे है, एडेनो वायरस बेस्ड ही, बट एक प्रिवेंटिव अप्रोच भी देखी जा रही है कि अगर एक कैंडिडेट में भी थोड़ा सा इलनेस का आया है, वो भी अनएक्सप्लेन्ड वे में, तो जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो रिज्यूम नहीं करेंगे ट्रायल्स को, ठीक है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड ने किया। बट ऑक्सफोर्ड का फिर बाद में क्लियर हो गया, तो अभी ट्रायल कंटिन्यू है ही। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, AZD7442। ये क्या है? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एंटीबॉडीज का एक कॉकटेल है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। समझ रहे हो? एंटीबॉडी क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसी सब्सटेंस क्रिएट होती है जब एक्सटर्नली कोई भी अटैक होता है हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी अंदर से खुद से एक फाइट करने का एक बेस क्रिएट करती है, दैट इज नॉन एज एंटीबॉडी, ठीक है। तो उसका आप बाहर से कुछ दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना करके और फिर पेशेंट को दो या हेल्दी लोगों को दो, तो वो अपनी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडी तैयार कर लेंगे। तो फिर कोई भी बीमारी आए, फॉर एग्जांपल कोविड-19 भी अटैक कर देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ को बोला जाता है AZD7442। अब इस पर्टिकुलर ये जो कॉम्बिनेशन है ना कॉकटेल, ये यूएसए में ज़्यादा प्रोमोट कर रही है, यूएसए की गवर्नमेंट, जहां पर उन्होंने ऑलरेडी 486 मिलियन डॉलर्स ऑलरेडी दे दिए हैं कि आप ह्यूमन ट्रायल्स करो और इनको जल्दी से उतारो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। अब होगा क्या, क्योंकि अभी तक अपन ने देखा वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से वैक्सीन को सप्लीमेंट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपन? लॉन्ग एक्टिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, लाब बोल देंगे, ठीक है, LAAB। तो लाब्स क्या है? ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए बनाई हुई कॉकटेल एंटीबॉडीज है, ठीक है, कोविड-19 को फाइट करने के लिए। तो आप यहां पे देखोगे कि एस्ट्राजेनेका एक वैक्सीन आ गया। अब सबको तो वैक्सीन दे नहीं सकते हो आप, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आपको कुछ और सप्लीमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक ही तरीके का वैक्सीन थ्रू आउट इंडिया अगर दो तो 130 करोड़ लोगों को देना वायबल है? थ्रू आउट वर्ल्ड भी पॉसिबल नहीं है। तो यूएसए में तो ये चीज़, इस पे काम हो भी रहा है और लगभग लेट स्टेज पे चल रहा है ये ह्यूमन ट्रायल्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि वैक्सीन तो है ही और साथ में ये एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल भी बनाया जा रहा है। अब एंटीबॉडीज़ तो यूजुअली बॉडी में बनती है, जब कोई अटैक होता है किसी भी पैथोजन का तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, तब जाकर के बनता है। बट यहाँ पर क्या किया जाएगा? एक्सटर्नली एंटीबॉडीज दी जाएगी, जिसका नाम क्या दे रहा है? AZD7442। ओके, बाकी चीज़ें और कुछ काम की नहीं, एक बार आप देख लेना, मेन बात थी वो मैंने बता दी। अब अपन बात कर लेते हैं राइनोसीरस के बारे में। देखो, पोचिंग से तो डेथ होती ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट नेचुरल कॉजेज़ क्या क्या हैं उनके बारे में पता करना ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात की जाए वन हॉर्न राइनोसिरस की, तो हमारे यहाँ पर एक तो राइनो टास्क फोर्स असम और प्लस में वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया WWF इंडिया, ये दोनों मिलकर के 2017 से लगातार काम कर रहे हैं असम में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में। ये वो रीजन है, ये वो स्टेट्स है जहाँ पर वन हॉर्न राइनोसिरस हमारे यहाँ पे प्रेवलेंस में मिलते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि एक तो वजह ये होती है कि किस वजह से इनकी डेथ हुई है, तो पोचिंग की वजह से हुई है। इसका मतलब तो क्या होता है कि जब भी कोई राइनोसिरस की डेड बॉडी मिलती है तो ये चेक करते हैं, यहाँ पे जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये वाला जो हॉर्न है इसका, अगर ये कटा हुआ मिलता है दैट मीन्स पोचिंग हुई है, और अगर ये है और फिर इसकी डेथ हुई है दैट मीन्स ये नेचुरल डेथ है। तो पोचिंग तो अपने आप में कॉज है ही, बट इसके अलावा नेचुरल कॉजेज क्या है उनके लिए स्टडी करने का यहाँ पर जो केस है पूरा वो अपन जानेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि जो राइनोसिरस हैं वो डंग तो इजेक्ट करेंगे ही, ठीक है। अब उनके डंग को कलेक्ट कर लिया जाएगा, और डंग भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे या पिछली रात से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर उसमें टेस्टिंग की जाएगी कि कौन कौन से पैथोजेंस अवेलेबल हैं। अब उन पैथोजेंस की कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। सबसे पहला काम तो है कि डंग कलेक्शन करना और उनको एक परमानेंट आईडी प्रोवाइड कर देना उस डंग सैंपल को, और फिर लेबोरेटरी में चले जाएगी, और फिर लेबोरेटरी में वहाँ पे चेकिंग होगी कि वाकई में कितना थ्रेट है और कौन कौन से वहाँ पर वायरसेज या जो पैथोजेंस है जिनका अटैक हुआ है इन पे राइनोसिरस पे। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है इन वन हॉर्न राइनोसिरस का, तो इनको जो खाने के लिए चाहिए, जो इनका फीड है, रेगुलर फीड है, उसकी कमी पड़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, वीड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वीड से फिर बाद में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है इनकी बॉडी में। होता क्या है, जैसे अब आसपास के जो लोग हैं वो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को लेकर के आ जाते हैं, या फिर जो अपने खुद के जो आसपास के वाइल्ड एरिया है उसको ब्रीच करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है, फूड की शॉर्टेज हो गई, हैबिटेट की शॉर्टेज हो गई, तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं और भी सारी परेशानियों के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से प्रोटेक्शन का काम ये काम कर कैसे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा, कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन बार बार पूछती रहती है, आप ध्यान रखना कि कौन कौन से स्टेट्स में, कौन कौन से नेशनल पार्क में या कौन कौन से प्रोटेक्टेड रीजन्स में स्क्रीनिंग की जा रही है। तो सबसे पहले यूपी में है दुधवा पार्क नेशनल पार्क, वहाँ पर। वेस्ट बंगाल में जलदापरा और इसके अलावा गुरुमारा नेशनल पार्क। असम में राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है, तो पबितरा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मनस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ऐसे करके यूपी, वेस्ट बंगाल और असम, इस वाले रीजन में ये स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में जो डंग है इनको कलेक्ट करने के बाद में भेज दिया जाता है गुवाहाटी बेस्ड एक वेटरनरी साइंस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर। फिर वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है पैरासाइटोलॉजी का, वो पैरासाइट्स का पता करते हैं। तो जैसे ही ये पता पड़ा कि कौन कौन से पैरासाइट्स इनको इन्फेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनके पास में जो रेगुलर फीड है उसकी कमी आ रही है, तो पता पड़ा कि 4 जेनर हैं उन पैरासाइट्स के जो वायरस है मेन, जिनकी वजह से जो कि इनके डंग में मिला है, वो 4 जेनर हैं। वो 4 जेनर की अगर प्रेवलेंस का हिसाब देखा जाए तो आप देखोगे कि एंडोपैरासाइट्स का प्रेवलेंस आप देखोगे असम में तो 58.57, जितने सैंपल लिए उनमें लगभग 58% सैंपल्स में ये वो मिले। वेस्ट बंगाल में तो और भी ज़्यादा हो गया, यूपी में अभी रिपोर्ट आनी बोले बाकी है। और वो जो पैरासाइट्स हैं एंडोपैरासाइट्स, उनकी 4 जेनेरा कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़े से डिफिकल्ट नेम है, आप देख सकते हो। एम्फिस्टोम सेप, एक स्ट्रोंगाइली सेप, एक बिविटेलो बिलहेराजिया नेरी, एक स्पिरुलिड सेप। ऐसे करके ये 4 जेनर्स हैं पैरासाइट्स के जो कि डंग्स में मिले हैं। अब इनमें भी आप देखोगे तो वैरायटीज़ की प्रेवलेंस तो आपको मिलेगी असम में, कि चारों के चारों पैरासाइट्स हैं असम में रहने वाले जो राइनोसिरस उनके डंग में मिलते हैं। और वेस्ट बंगाल में मेनली जो पाया गया दैट वाज स्ट्रोंगिली सेप मिला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैरायटी ऑफ पैरासाइट्स तो कहाँ पे मिले, असम में, और एक की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे मिली, वेस्ट बंगाल में। और इन्फेक्शन के केसेस कहाँ पे ज़्यादा मिले, 88% वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से अभी तक का इस लेवल तक की रिसर्च तो हो चुकी है कि कौन कौन से पैरासाइट्स जो हैं वो इन राइनोसिरस को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि कौन सा हार्मफुल है, कौन सा हार्मफुल नहीं है, वो चीज़ अब आगे जा करके पता पड़ेगी। क्योंकि अभी तक की स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि ये जो पैरासाइट्स हैं ये नॉर्मल है, डंग में मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट इनका और एक
फॉरवर्ड लेवल पे एक डिस्कशन होना, डिबेट होना, फाइनलाइज होना कि वाकई में ये अलार्मिंग है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर रिसर्च होना अभी सेकंड स्टेज पे काम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।